नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। बीते हफ्ते में बहुत कुछ हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच एक बार फिर से एक केमिस्ट्री दिखाई देखने को मिली है। साथ ही जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्राइम मिनिस्टर को बर्थडे विशेस दी, हालांकि वो कर्टसी है, लेकिन उसमें कितने मीनिंग निकाला जाना चाहिए। और एक बड़ी डेवलपमेंट हमारे नेबरहुड में भी हुई, जहां सऊदी, जो कि लगातार भारत और सऊदी के रिश्ते बेहतर होते जा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर खुद कई बार सऊदी जा चुके हैं। पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक करार हुआ। और उस करार के हमारे लिए क्या मायने हैं, भारत के लिए, और साथ ही हमारे रीजन के लिए क्या मायने हैं, इन्हीं सब बातों पर डिस्कशन के लिए, एनालिसिस के लिए मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा है। वैसे तो किसी तरह की इंट्रोडक्शन की सबको जरूरत ही नहीं है, 5 अफ्रीकन कंट्रीज में उनकी गवर्नमेंट के एडवाइजर भी है। तो वोरा सर, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, और आभार भी सर कि आपने ज्वाइन किया आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूँ, उदयपुर में हूँ और इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ एक राष्ट्र मंथन हुआ है, एक संस्था है, उसके लिए मैं आया था। तो एज वी कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन आई टेल यू कि यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ इन उदयपुर, जो विकास के साथ जिसका नाम नहीं जोड़ा जाता है, पर जो सच्चाई मैंने यहाँ देखी 1974 में पहली बार आया था और अब 2025 में, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। बट गो राइट अहेड। राष्ट्र मंथन तो यहाँ हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में मंथन इस समय चल रहा है। और हमारे क्या कहते हैं, दुनिया में बहुत सी अनसर्टेनिटी है, दुनिया में बहुत सी वॉलेटिलिटी है, और उस वॉलेटिलिटी का नाम, दूसरा नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो आप आगे चलिए, फिर देखते हैं क्या बात हो सकती है। आपने आपने खुद ही उस चीज को टच कर दिया जो मैं आपसे पूछने वाली थी। मुझे याद है हमारा जो लास्ट कॉन्वर्सेशन था, मैंने आपसे एक बात पूछी थी, क्या आप देखते हैं कि यूएस जो है कोर्स करेक्शन करेगा। मुझे अभी तक याद है आपने कहा था कि हाँ, मैं इसकी बहुत प्रबल संभावना देखता हूँ। आज हम जब बात कर रहे हैं तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि एक कोर्स करेक्शन, स्पेशली जो चाइना, रशिया और भारत को एक साथ खड़े देखा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, और वो थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल भी है। आप ये जो बीते हफ्ते की डेवलपमेंट्स रही हैं सर, उस पर आपका आकलन क्या है? गुड, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये है कि मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब, क्षमा कीजिए, डोनाल्ड ट्रम्प साहब बातचीत करना चाहते हैं चाइना के साथ। तो उन्होंने, जो रिपोर्ट मैंने देखी है, कि ताइवान को जो हथियार बेच रहे थे उसको पॉज कर दिया है। यानी संदेश ताइवान को दिया जा रहा है कि मुझे आपकी परवाह नहीं है, मुझे चाइनीज मार्केट चाहिए, मुझे चाइना के साथ दोस्ती चाहिए। ये कब तक मैं अमेरिका चाइना की जो रिलेशनशिप है, ताइवान का मुद्दा उसके बीच में, कब तक मैं रखूंगा, जो एक वीटो की तरह होता है। लोग मुझसे कहते हैं कि भाई ऐसा मत करो, फिर जो चाइना है वो ताइवान को हड़प कर जाएगा। मैसेज ताइवान को ये है कि यू आर ऑन योर ओन। और अब मेरी बात सुनिए, मेरी उम्र 74 साल की, 52 साल कूटनीति में हो गए। ताइवान अब दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेगा। मिसाल के तौर पर भारत, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, और मजबूत करेगा कि अगर चीन मुझ पर हमला करता है तो फिर हम लोग मिलके उसका मुकाबला करेंगे। ये पहली चीज है। दूसरा, बेटा, आपने सुना होगा कि इसने जब बोला था कि भारत और रूस की इकोनॉमीज आर डेड इकोनॉमी, तो ट्रम्प साहब ने ये भी कहा था, फॉर ऑल आई केयर दे कैन बी डेड इकोनॉमी। मतलब कहने का ये है कि ट्रम्प साहब के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, उसमें वो बड़ा कंसिस्टेंट है, अमेरिका, और कुछ मायने नहीं रखता। अगर आपकी डेड इकोनॉमी, कहता है फॉर ऑल आई केयर, दुनिया में न्यूक्लियर जंग छिड़ जाता है, फॉर ऑल आई केयर, मेरा क्या जाता है। तो ये चीज हमको माननी पड़ेगी कि ही इज टोटली कमिटेड टू अमेरिका, जैसे हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज टोटली कमिटेड टू इंडिया। दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। अब लगता है कि वो भी समझ गए हैं कि भारत झुकने वाला नहीं है। उसका एक कॉमर्स सेक्रेटरी है, कोई कावर्ड स्पुटनिक या पुटनिक या मुटनिक है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, नाम भूल जाता हूँ। तो पुटनिक साहब ने ये बोला है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि जो H1B वीजा पे टेक्निकल वर्कर्स भारत से जाते हैं अमेरिका, तो जो कंपनियां उनको लाती हैं उनको $1 लाख प्रति वर्ष देना पड़ेगा एज सम काइंड ऑफ फी, ट्रेनिंग फी है ये, क्योंकि जो विदेश से लोग आते हैं, फिर अमेरिका की के लोगों की नौकरियां नहीं है। ट्रम्प साहब को शायद कोई बताएगा कि अमेरिका में वो टैलेंट अभी नहीं है उस लेवल पर, उस स्केल पर जो उसको चाहिए, इसीलिए वो विदेश से वर्कर्स लाते, नहीं तो कोई भी देश
बाहर से लोगों को नहीं लाएगा। जब अपने देश में कमी होती है, हम भी ये करते थे। मुझे याद है बेटा, इन द 70s 80s कितने विदेशी एक्सपर्ट्स आते थे भारत में काम करने के लिए। खासतौर से जब हरी क्रांति हुई थी, लेट 60s अर्ली 70s, बहुत एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स आए। अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीख चुके हैं। वी नो वी आर कंपेटिटर्स एज वेल एज पार्टनर्स, दोनों हैं हम इस समय उनके लिए। तो अब लोग नहीं आते, और कईयों को बहुत बुरा लगता है कि ये क्या बात है जी, मेरी एक्सपर्टीज इसमें है उसमें। हमने कहा होगी वो टाइगर, लेकिन अब मेरे पास भी तो बहुत सारे लोग हैं। तो अब ये चीजें हम देख रहे हैं। मुझे ये भी याद है कि जब हमारा टेलीविजन सिस्टम शुरू हुआ था, दूरदर्शन, आपको याद होगा, हमारा राष्ट्रीय चैनल, तो उस समय ये बीबीसी से ट्रेनिंग लिया करते थे हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, एंकर्स थे, एक्सेट्रा। वो सब अब बदल गया है, बिकॉज इंडिया हैज कम ऑफ एज, इंडिया में आत्मविश्वास हो गया। अब आप बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो समझौता हुआ है, न्यूक्लियर डील भी इसमें मानी जाती है, इसके मायने क्या है? आप मुझे बताती हैं, आप तो मीडिया एक्सपर्ट हैं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स इन द कंट्री, आप बताती हैं क्या हुआ है। मेरे कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स वो बताएंगे कैसे हुआ है। मैं एज अ डिप्लोमेट समझने की कोशिश करता हूँ ये क्यों हुआ है। ये हुआ इसलिए है कि सऊदी अरेबिया डरता है ईरान से, पीरियड। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान है या जो भी उसको किसी प्रकार से मदद कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास हथियार तो दुनिया भर के हैं जो अमेरिका से खरीदता है, लेकिन लड़ने वाले उसके पास नहीं है। मैं तो उस एरिया में बहुत साल रहा हूँ। 4 साल तक तो वो यमन के ऊपर बॉम्ब फेंकते रहे जब उन्होंने यमन की सिविल वॉर में भाग लिया था। वो भी था, यूएई भी था, बहरीन भी था, कई देशों ने मिलकर वहां बॉम्बिंग लेकिन हूथियों ने हाथ नहीं खड़े किए, उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके और सऊदी अरेबिया को ठोकते रहे, यहां तक कि सऊदी ने कहा यार अब मारना मुझे बंद करो, मुझसे गलती होगी, चलिए डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट हम दोस्ती कर लेते। लेकिन हूथियों ने साफ कह दिया कि अब हम आपको माफ नहीं करेंगे, वो भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। तो सऊदी को डर है एक तरफ से, तो ये यमन की हूथी मुझे ना ठोके जो शिया है, दूसरी तरफ ईरान बैठा है, उसके पास लोग नहीं है लड़ने को। तो अब माना जाता है कि शायद कुछ हजार पाकिस्तानी, पहले कई सालों से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के संबंध बहुत तगड़े हैं, 50 साल हो गए हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि अब ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स जाएंगे मक्का मदीना की रक्षा करने के लिए, इसके लिए उसके लिए, वहां जाके तो फिर वो देखेंगे कि ईरान से पंगा ना हो, और फिर हूथियों से पंगा ना हो, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ईरान से, अगर ईरान ने हमला, मान लीजिए कुछ मिसाइलें फेंक दी, ये फेंक दी, तो पाकिस्तानी ट्रूप्स क्या करेंगे? ईरान पे हमला करेंगे। ईरान तो पड़ोसी है पाकिस्तान का, वो तो कच्चा निकल जाएगा उनको। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है बेटा। एक चीज जो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा है, एक कोई पिंजड़े वाली मुनरिया है, एक पागल मुल्ला है जो कहता है कि मैं आतंकिस्तानी, उस देश का क्या नाम है, पाकिस्तान, सॉरी, तो मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ हूँ। और उसने अमेरिका में जाके धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान को जो है हार रहा होगा जंग, तो हम फिर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अमेरिका की धरती से, और आधी दुनिया को ले डूबेंगे अपने साथ। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं जिंदा रहूं या मरूं, मैं तो वो बनना चाहता हूं, क्या उनको बोलते हैं, मैं गाजी बनना चाहता हूं, या मैं मुजाहिद बनना चाहता हूं, मैं शहीद बनना चाहता हूं। ये चीजें ऐसी बकवास करता है। तो मेरा मानना है कि ये अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, और ये हो सकता है कि, और है ऑल पावरफुल। जहां पर भी एक बदमाश है जो अपने आप को शरीफ कहता है, पाकिस्तान का कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, जहां भी वो जाता है ये उसके साथ होता है नजर रखने के लिए। तो चाहे वो चाइना जाए, चाहे इधर जाए, उधर जाए, सऊदी जाए, ये साथ में होता है। अब अमेरिका में भी यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग के लिए उनका प्राइम मिनिस्टर जाएगा, ये भी साथ चलेगा कि कहीं ये शहबाज, क्या नाम है उसका, शरीफ जो है, बदमाश शरीफ, ये कोई बकवास ना करे जो इसको नहीं करनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि बड़ा खतरनाक आदमी है, इसको मरने की इच्छा है, क्योंकि शायद इसकी 5-6 पत्नियां जो इस धरती पर हैं वो काफी नहीं है, उसको 72 और चाहिए जहां भी ये जाएगा मर के। तो ये चीज एक और देखनी है। अब इसके मायने क्या है? क्या इस अग्रीमेंट की जरूरत थी? अगर पाकिस्तान को पैसा चाहिए था, हथियार चाहिए, तो सऊदी अरेबिया चुपचाप से दे सकता है। एक डॉक्यूमेंट साइन करने की क्या जरूरत है? जब हमारा जंग हुआ था 65-71 में पाकिस्तान के साथ, जॉर्डन नाम का एक देश है, उसने एयरप्लेन्स तक भेजे थे, अपने पायलट्स तक भेजे थे अफगानिस्तान को, लेकिन हमने ठोका। उसके तो कुछ प्लेन भी हमने गिरा दिए थे, अमेरिकन प्लेन्स थे उसके पास। 71 में बड़ी मजेदार चीज है, क्यों किया उसने ये, जॉर्डन ने क्यों समर्थन किया पाकिस्तान के? क्योंकि 1970 में जॉर्डन में एक बहुत बड़ी बगावत हुई थी जो पैलेस्टीनियंस ने की थी।
और उनको दबाया था। 20-25 हजार पैलेस्टीनियंस को मारा था जॉर्डेनियन आर्मी ने। और उस समय उस आर्मी के चीफ एडवाइजर थे एक श्री जियाउल हक, जो बाद में पाकिस्तान के लीडर भी बन गए। आजकल पाकिस्तान बहुत पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन की बकवास करता है, ये भूल गया कि कितने हजार पैलेस्टीनियंस की मौत का कारण पाकिस्तानी थे। तो ये जो हम सारी चीजें देख रहे हैं, अनसर्टेनिटी, चाइना का मैंने जिक्र किया, एक सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान की मैंने बात की है। फिर आपने देखा है नेपाल में इस समय क्या हो रहा है। अभी तो थोड़ी शांति है, लेकिन कब उभरेगा मालूम नहीं है। बांग्लादेश में भी वो खामोश हो गया है, जो वहां का मोहम्मद यूसुफ खान है, बड़ी बकवास करता था, वो भी खामोश हो गया। श्रीलंका हल्के हल्के अपनी इकोनॉमी को सही करने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार में अभी भी दंगा हो रहा है। और बीच में ये जो दुनिया का सबसे बड़ा जियो पोलिटिकल आर्सनिस्ट है श्री डोनाल्ड ट्रंप, वो अपना गीत सुना रहे हैं। तो हम लोग एक बड़े अनसर्टेन पीरियड में हैं। और इस अनसर्टेनिटी में मेरा मानना है कि एक ही स्थिरता का एक द्वीप है, ओशन ऑफ अनस्टेबिलिटी, एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, उस आइलैंड का नाम भारत। आपने बहुत सारे पहलू टच किए हैं सर, और इनफैक्ट वो सारे पहलू ही बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो जब मैं आपसे सऊदी के बारे में सवाल पूछ रही थी, तो मेरे जहन में एक वो स्टोरी याद आई। आपको याद होगा, बहुत मखौल उड़ा था भिखारिस्तान कह के पाकिस्तान का, हाँ, जब सऊदी ने उसके भिखारी तक बैन कर दिए थे। आज आप बिल्कुल 100%। देखें, अब सोचिए जरा, जिसके भिखारी तक बैन हुए, अब वो देश डील कर रहे हैं, पैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये चीज है ना डिप्लोमेसी में बेटा, हम लोग हाँ जी। कंपार्टमेंटल बनाते हैं। अमेरिका के साथ भी ये है। चलिए आपने वीजा पे प्रतिबंध लगा दिए, मानते हैं, वील डील विद इट। लेकिन जो हम कोऑपरेशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, समुंदर में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, वो हम नहीं रोकते हैं। एक चीज के ऊपर सारी रिलेशनशिप बिगड़ नहीं जाती। हम बहुत मैच्योर लोग हैं। आपने ये देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और उसकी कैबिनेट ने तरह तरह की चीजें कही थी भारत के बारे में। एक उनका बेवकूफ सा एडवाइजर है, बिजारो या ऐसा कुछ उसका नाम है, वो बड़ी बड़ी बिजार चीजें कहता रहता है सारा वक्त, लेकिन हम जवाब नहीं देते। भारत के प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं, खामोश कि भाई ठीक है, हम लोग डील करेंगे इसके साथ। ये मैच्योरिटी होती है। अब अगर कोई कहता है कि उन्हें सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डील कर दी है, लेकिन ये नहीं है कि वो सारे पाकिस्तानियों को 25 करोड़ का आ जाओ जी कल आके भीख मांगो सऊदी अरेबिया के अंदर ना, वीजा उनको फिर भी नहीं मिलेंगे। फिर भी वो जो है, अगर हाई टेक्नोलॉजी चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, और चीजें चाहता है, वो मेरे पास आएगा। ये हर देश देखता है उसका ज्यादा फायदा कहां पर है। तो ये तो सिर्फ अब चाइना पाकिस्तान, क्या कहते थे आतंकिस्तान चाइना के बारे में, समुंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी दोस्ती है। अब चाइना ने दो झापड़ मारे हैं, बोला मैं तो जा रहा हूं, मेरा तो नुकसान हो रहा है यहाँ, तुम्हारा जो कॉरिडोर बनाया, एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर। ये चीजें ध्यान में रखी जाए। हर देश अपने हित को देखता है, भारत भी अपने हित को देखता है। लेकिन फर्क यह है, हम कहते हैं ये हमारा हित है, लेकिन किसी दूसरे हित का हम नुकसान नहीं करते। ये चाणक्य नीति है। जबरदस्ती किसी को दुश्मन बनाना हमारी नीति नहीं है, ये आतंकिस्तान की है। अभी जो अग्रीमेंट हुआ है कि अगर किसी पे हमला होगा एक देश पे, हम हाँ, मैं कहेंगे आ रही दूसरे थी। पे भी है, दूसरे पे भी हमला है। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? वो जो अपने आप वो बताता है कि मेरा दुनिया में एक ही दुश्मन है। हम नहीं कहते, वो कहता है भारत है। तो अगर फिर से कोई आतंकी हमला भारत पे होता है और हम ठोकते हैं पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया क्या करेगा? फौज भेजेगा अपनी? उसके तो लोग ऐसी बुरी तरह से लड़ते हैं कि वो तो बंदूकें छोड़ के भाग जाएंगे, धूप में रख देंगे कि शायद अपने आप चल जाएगी धूप में पड़। ये नहीं करेगा। मेरा मानना है हथियार जरूर देगा, लेकिन उसके लिए कोई अग्रीमेंट की जरूरत नहीं, वैसे भी दे सकता है। और अगर हमला हुआ हम पर, तो ये जो अग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास क्षमता है, ताकत है, हम मुकाबला करेंगे पाकिस्तान का। अगर उसने फिर से ये जरूरत की, हमारी पॉलिसी में कोई चेंज। सर, मैं वही आपसे जानना चाह रही थी कि जब आपने एक बात हमेशा आप मेरे डिस्कशंस में कहते हैं कि हर देश अपना हित देख के अपनी फॉरेन पॉलिसी हो, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी पॉलिसी हो, वो डिसाइड करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब ये सऊदी और पाकिस्तान के बीच, सोचिए जरा, मैं भी आपसे इस पर बात कर रही हूँ, पूरी सब जगह इस पर इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ। मुझे लगा इस पर आपसे जो आपकी राय है वो लेना बहुत जरूरी है, ताकि आम व्यक्ति को समझ में आए। अभी तक वो सिर्फ पढ़ रहा है और ऐसे ऐसे डिस्कशंस देख रहा है जो बहुत ही टेक्निकल हैं। आप बहुत हाँ, ही आम व्यक्ति की भाषा में बात को समझाते हैं। भारत का जो विदेश ये मंत्रालय है बात उससे ये इस बात पर। है। मैं नहीं बताता हूँ, सऊदी अरेबिया के पास ढेर सारे हथियार हैं, उसने अमेरिका से खरीदे, उसको इस्तेमाल नहीं करना आता।
आप सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, 2 बार तो मोहम्मद बिन सलमान, एक बार गया था व्हाइट हाउस में, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने चार्ट दिखा रहा, देखो ये भी खरीद रहे हैं, ये भी खरीद, इतना 500 बिलियन, 600 बिलियन, ये फिगर्स की कोई मायने नहीं है। सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, लेकिन सऊदी अरेबिया भी अब भरोसा नहीं करता अमेरिका पर। क्यों गया पाकिस्तान के पास? कि अगर कुछ समस्या हुई, जैसे कतर में हुई थी, इसराइल ने ठोका था हमास के लोगों को, अमेरिका ने क्या बोला, भाई अभी मेरे को नींद आ रही है, कल सुबह बताऊंगा क्या मुझे क्या कहना है। भारत ने आलोचना की। तो सऊदी ये देख रहा है कि अमेरिका जो है वो इसराइल का समर्थन करेगा, हमारे साथ नहीं आएगा। इसराइल चौकीदार है पश्चिमी देशों का मिडिल ईस्ट में, इस्लामिक दुनिया के दिल में बैठा हुआ है ये चौकीदार, नॉन इस्लामिक, एंटी इस्लामिक में नहीं कह रहा, नॉन इस्लामिक। और ये वहां पर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है, क्योंकि सारा तेल वगैरह यहाँ पर है। सऊदी ये समझ गया कि अगर इसराइल के साथ मेरा पंगा हुआ तो फिर मैं किसके पास जाऊं? अमेरिका तो मेरी मदद करेगा नहीं, यूरोप के पास ताकत नहीं है, भारत मेरी मदद नहीं करेगा इसराइल के अगेंस्ट, बचा कौन? आतंकिस्तान। और आतंकिस्तान ने अगर मदद की इसराइल को, उसका मुकाबला करने की कोशिश की, इसराइल पे हमला किया, जो उसको करना पड़ेगा। अगर इसराइल ने हमास के लोग सऊदी में बैठे उनको ठोकेगा तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। क्या होगा उस समय? इसराइल तो उड़ा देगा। कई साल पहले जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बन रहा था, बहुत बात हो रही थी, मैं जानता हूँ, वो फाइलें मैंने देखी हैं, कि भारत, सऊदी अरेबिया, अमेरिका मिलके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देते हैं। नहीं हुआ, नहीं हुआ। उस समय शायद प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव थे, मुझे याद नहीं है, मैं बुढ़ा हो गया। तो वो फाइल मैंने देखी हुई है जहां लिखा हुआ था क्या हो रहा है, क्या। पर हमने फाइनली परमिशन नहीं दी थी कि भाई आप हमारे धरती से जाके तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दो, जैसा इसराइल ने इराक में किया था। तो पाकिस्तान में नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो जमाना चला गया। दैट पीरियड हैज गॉन। आज की टाइम पे ये जो अग्रीमेंट है, दिस इज अ स्टूपिड अग्रीमेंट, क्योंकि सऊदी अरेबिया को डर लगता है, उसके कौन दुश्मन है? उसका दुश्मन एक इसराइल है, जो खुद कहता है। पहले तो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स होने वाला था जस्ट बिफोर द हमास अटैक, कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में सामान्य रिलेशनशिप हो जाएगी। नहीं हुआ। फिर दूसरा उसका दुश्मन ईरान है, तीसरा उसका दुश्मन आतंक है, जिसको वो पहले पैसे दे के उसको सपोर्ट करता था, अब डरता है। जब से वो मस्जिद पे हमला हुआ था ना मक्का में, तो उसको कई साल हो गए हैं। तो वहां पे फिर फ्रेंच फोर्सेस गए, फिर पाकिस्तान ने एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग दी साउदीज को, उनको लड़ना मरना तो आता नहीं है। तो वो फिर हर चीज में जब वो जाते थे, इंशाअल्लाह हम आ रहे हैं, अंदर बैठा वो भी मुसलमान, तो उसने कहा इंशाअल्लाह आ जाओ, तो वो कुछ हुआ नहीं वहां पर। अल्टीमेटली बहुत से लोग मरे, पाकिस्तानी भी मरे, फ्रेंच ट्रूप्स भी, शायद उनका भी कुछ नुकसान हुआ, साउदी बहुत से मरे। फिर वो सीट जो थी, जो उन्होंने कब्जा कर लिया था मॉस्क के ऊपर, वो हट गई। तो तब से भी वो पाकिस्तान का आभार प्रकट करते हैं। हम लोग, वी आर नॉट सरप्राइज्ड कि अग्रीमेंट हुई है, आई एम नॉट सरप्राइज। हाँ ये है कि हमने नोट कर लिया है, और हम जानते हैं, सऊदी भी जानता है, सारी दुनिया जानती है कि आतंक की जो जड़ है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान है। इस समय 100 से ज्यादा देश हैं, ग्लोबल टेररिज्म ट्रैकर इंडेक्स कहता है, जो आतंक से पीड़ित है। ये 100 से ज्यादा देश जो पीड़ित हैं, जितने इंसिडेंट्स होते हैं, 90% इस्लामिक कनेक्शन होता है, और उन 90% में से 100% में का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन, सारी दुनिया तो ये जानती है। तो ये अग्रीमेंट जो हुआ है, अभी हमको देखना है, ये 1 महीने के बाद लोग भूल जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे और बातें करेंगे। और ये जो हम जॉइंटली हमला करेंगे, इससे कोई सुरक्षा नहीं। अगर इसराइल को लगा कि सऊदी हमास के लोगों को रख रहा है, वो ठोकेगा, और फिर मैं देखता हूं पाकिस्तान क्या करेगा। कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये एक मैसेज है सऊदी के लिए कि जिस तरह से कतार को इन्होंने ठोका था, टाइगर अब तू पीछे हट जा, तू हमास को अपने पास मत रख। ये बेसिक इशू है। और फिर वो यमनी बैठा हुआ वहां, वो हुती जो है, अभी आपने देखा होगा एक चीज, अमेरिका ने तो समझौता कर लिया हुतियों के साथ, क्योंकि वो अमेरिकन पानी के जहाजों को जो लाल समुद्र, रेड सी में जाते हैं, उन पे हमला नहीं करता। वो कहता मैं ब्रिटिश पे करूंगा, मैं सऊदी पे करूंगा, मैं इस वाले पे करूंगा, उस वाले पे करूंगा। तो ये चीजें हैं बेटा देखने के लिए, कि एक होता है अफसाना, सोचने का, हाय ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा टाइगर। मैंने कितने हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स की एनालिसिस देखी है, जी अभी एग्रीमेंट हो गया, अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या सऊदी अरेबिया ने अगर पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया, दुनिया खत्म हो गई? मेरी बात मानिए, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया के बहुत हिस्सों में, यूरोप में किसी को पता ही नहीं है कि एग्रीमेंट हुआ है। हम बहुत फुदकते हैं क्योंकि हमारे पड़ोस में। तो दीज आर द इश्यूज, दैट दिस इज द रियलिटी। अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है इसमें? कुछ अच्छी बात है, सऊदीज ने उससे पूछ के किया होगा, तो अमेरिका ने बोला हाँ भाई वो तो भाड़े के टट्टू हैं, पहले मेरी सेवा करते थे अफगानिस्तान में, अब अफगानिस्तान में मैं डायरेक्टली डील करता हूँ तालिबान से, तो तू कर ले इनके साथ, पैसे दे दे यार, ये भूखे हैं, नंगे हैं, प्यासे हैं, खाने को है नहीं इनको, कुछ पैसे वैसे इनको दे दे।
So this is the basic issue. It's a financial bailout for Pakistan क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अब डर गई हैं। वो FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो फिर से इसको ब्लैक ब्लू ग्रीन ग्रे लिस्ट जो भी है उसमें डालने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं से तो उसको पैसा चाहिए। चाइना नहीं दे रहा उसको, चाइना कहता है बहुत हो गया, कि मुझे मिलता क्या उसके बदले में। पहले तेरे को मैंने पाल रखा था कि भाई जब भी मैं कहूं तो जाके भारत से पंगा ले। अब भारत ने कह दिया कि तूने पंगा लिया मेरे से, मैं बहुत ठोकूंगा, तेरे को वैसे ही तेरी बहुत ठोकाई हुई है। अब तो पाकिस्तान के मंत्री ने भी कहा है कि देखिए मध्यस्थता किसी ने नहीं की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कहता, बीच में तो बहुत बोलता था कि मैं मध्यस्थता की थी, मैंने की थी, मैंने की थी। अब नहीं बोलता क्योंकि पाकिस्तान ने खुद कहा कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई थी, हमने डायरेक्टली बात की। तो ये चीजें हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप से आप बोलेंगे ना कि आपने कितनी बार ये कहा है कि आपने मध्यस्थता की, कहता अच्छा मैंने कहा था, मुझे याद नहीं। तो ये चीजें जो है, ये हमारी दुनिया बड़ी अजीब सी है। बट आई वुड बी कंसर्न्ड, आई वुड नॉट पैनिक। हो गया तो हो गया, हथियार दे देगा, वो वैसे भी देने वाला था, अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। 1971 में हमने रूस सोवियत संघ के साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की थी 71 में। हमें पता था कि बांग्लादेश का जो मुद्दा है उस समय ईस्ट पाकिस्तान का, वो उभरेगा। और हमें ये भी पता था, मिसेस गांधी अमेरिका गई थी, उन्होंने रिचर्ड निक्सन वगैरह से मुलाकात की, उन्होंने तो गालियां दी थी अमेरिकन ने कि वो एक था किसिंगर बेवकूफ सा, और एक ये रिचर्ड निक्सन, मिसेस गांधी को बहुत गालियां दी थी उन्होंने। हमने फिर रूस सोवियत संघ के साथ ये समझौता किया कि भाई अगर हम पर कोई हमला करता है, क्योंकि अमेरिकन तैयार थे, उनका तो डार्लिंग था ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान पूरा डार्लिंग था, उसको बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। सोवियत संघ बोला आप फिक्र मत करो, हम है ना, अभी तो हम भी हैं राहों में। तो एक्चुअल फैक्ट इज कि अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, और जो कॉन्वर्सेशन अब रिपोर्ट हो रही है, और मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, अमेरिकन जो अपनी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिलीज करते हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, अमेरिकन 7th फ्लीट के साथ कई जहाज जाते हैं ना, एक तो होता पानी के जहाज जाते हैं, एक तो होता है एक्चुअल एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके साथ फिर सपोर्टिंग शिप। सब ने बोला कि हम तो बहुत लेट हो गए, यहाँ तो सोवियत सबमरीन्स घूम रही हैं, इनसे पंगा हम लेंगे, वो वापस। तो ये चीजें होती हैं बेटा इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो सोवियत संघ के साथ हमारा भरोसा बहुत तगड़ा है, उन्होंने कभी धोखा नहीं दिया, कभी प्रतिबंध नहीं लगा। अमेरिका पे क्या हम भरोसा कर सकते हैं? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। कभी वो हाँ करता है, कभी ना करता है, कभी ये कहता है, कभी वो कहता है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर को कहता है ओ प्राइम मिनिस्टर आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, अगले दिन कुछ कर देता है जो भारत के हित में ना हो। सो एवरीबॉडी इज एक्टिंग इन हिज ओन इंटरेस्ट। जो छोटा छोटी जगह है सबके पास, वो उसके अंदर एक्ट करे। पर ये बात सच है कि 2025 में अमेरिका अब दुनिया का अकेला सुपर पावर नहीं है, ये स्वीकार वो करने लग गए हैं। हम्म। तो ये आपको क्यों लगता है कि इसके पीछे वजह क्या है कि आपने जो ये कहा कि अमेरिका अब अकेला सुपर पावर नहीं है, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि जो क्योंकि बाकी अलायंसेस देश फॉर्ज हो रहे हैं? ने अलायंसेस नहीं, बाकी देश खुद अलायंस के आधार पर आप कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकते। कौन कहता है कि मैं आपका राजदूत था लिथुआनिया में, कौन कहता है कि वो है नेटो का मेंबर, वो कौन कहता है वो सुपर पावर है? अपने आप को सुपर पावर समझेगा तो रूस 2 झापड़ मारेगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये नहीं है। सुपर पावर बनने के लिए ये किताब लिखी थी, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसने किताब लिखी थी सुपर पावर 1944, अमेरिकन था कोई, उसका नाम अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बुढ़ा हो गया। उसने कहा था सुपर पावर 3 थे उस समय। उसने कहा था यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और सोवियत संघ। सोवियत संघ तो यमराज की ट्रेन में बैठ के चला गया, ब्रिटेन तो वैसे ही यूजलेस हो गया, एक अमेरिका बचा था। तो जो उसने क्वालिफिकेशन दी थी सुपर पावर बनने की, वही क्वालिफिकेशन सारी, वही जो पैरामीटर्स हैं, वो सब भारत के पास। आज तो दुनिया पूरा स्वीकार करती है वेर सुपर। कई मेरे अफ्रीकन फ्रेंड्स कहते हैं कि आप लोग अपने आप को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि मैं इस समय उदयपुर में, बेटा ट्रस्ट मी, मैं एयरपोर्ट पे उतरा, टोटली अमेजिंग, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सड़कें हाईवेज मक्खन की तरह, और जो दुनिया के टॉप ब्रांड्स हैं सबकी दुकान। उदयपुर हैज कम ऑफ इट। और फिर कल जो मैं बात कर रहा था, सबसे बड़ी चीज मैंने भारत में ये देखी है, आत्मविश्वास। आज सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जब ये राष्ट्रीय मंथन की बातचीत हो रही थी, सबने कहा कि अब हम, हमारी ये चुनौतियां हैं, हम चुनौतियां स्वीकार करते हैं, नौकरियां पैदा करनी है, ये करना है, वो करना है, ये बट ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में देगा, हाँ हम ये कर सकते हैं। बेटा ये आप जैसे जवान भारतीय हैं, आप लोग हैं, वो आर गोइंग टू लीड दिस कंट्री। मैं तो चला जाऊंगा 1 2 3 4 साल में, मैं खत्म हो जाऊंगा, वापस लौट के जरूर आऊंगा क्योंकि तो मेरी माँ है, लेकिन आप लोगों ने आगे इसको ले जाना। यही चीज मैं उदय आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं आपके साथ, 20 सितंबर है 2025, और मैं आपको बताता हूँ आज मैं बात करूंगा कोई 1400-1500 लोगों से यहीं उदयपुर में।
ऑफ ऑल एज ग्रुप, और सब यही, बस यही मुझे सब कहते हैं कि अरे देख लेंगे जो आता है। ये कॉन्फिडेंस का लेवल, ये नहीं कि हम गरीब हैं जी, कुछ नहीं है जी, हमको बहुत डर लगता है ना। एंड दे आर नॉट गोइंग टू कम ऑन द स्ट्रीट्स। वो जो नेपाल में हुआ था या बांग्लादेश में, वो जेन आपने जी मेरे की जो मुंह की हम, बात छीन ली सर, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अभी आप जब कह रहे थे कॉन्फिडेंस है, ये है वो है, मैं तो कह रही थी कि आपको तो बाहर एनिमीज की जरूरत ही नहीं है। आपके देश में बैठे हुए हैं जो ये कह रहे थे कि बिहार से नेपाल दूर नहीं है। क्योंकि मैं बिहार में हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बिहार से नेपाल दूर नहीं है। नेता ने कहा, युवा सड़क पे आए, नेता ने कहा। अ, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं टू प्रोवोक योर पर इसका जेन मैं जी। बता देता हूँ, इसका मैं बता देता हूँ परिणाम क्या होगा। ये मेरे को कई जेनजी वालों ने कहा है कि हम सड़क पे उतरेंगे जरूर, लेकिन जिस नेता ने ये कहा उसके पीछे दौड़ेंगे और ठोकेंगे उसको। क्योंकि बेटा, सड़क पे कोई भी बगावत करने को उतरने को तैयार होता है, बगावत करता है जब वो सोचता है कि बगावत के बाद मेरी सिचुएशन इंप्रूव हो। अभी मेरी सिचुएशन खराब है, ये हम जानते हैं। हमने इसको, हम लोग बेवकूफ नहीं है जो इतने सालों से कू कभी नहीं हुआ हमारे देश के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं। हाँ, इंसर्जेंसी हुई है, नॉर्थ ईस्ट में हुई है, दक्षिण भारत में हुई है, इधर हुई, हमने सबके साथ डील किया। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम है बेटा। डेमोक्रेसी जो होती है ना, एक पानी के गुब्बारे की तरह होती है। आप इधर से उंगली डालोगे तो इधर को बाहर निकलेगा, ऊपर से करोगे नीचे को निकलेगा, फटता नहीं है। ये भारत की ताकत है। और आज तो इतनी ताकत है, एम्प्लॉयमेंट की इशू है। देखिए, 2.5 लाख रुपया पर कैपिटा सालाना आमदनी है एक भारतवासी। मैं, सुनिए इसको, 2.5 लाख, अगर 4 का परिवार है या 5 का, तो 12, 10 या 12 या 12.5 लाख की आमदनी है साल में। बहुत है। 1 लाख रुपया अगर महीने की आपकी आमदनी है, 4 लोगों की या 5 लोगों की, बड़े आराम से रह सकते हैं। और 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं बेटा, और ये आज गर्व से मेरा सीना भी चौड़ा हो। 56 इंच की तो नहीं है छाती मेरी, शायद उससे ज्यादा हो जाती है जब मैं ये फिगर्स देखता हूँ। जहां पे मैं हूँ उदयपुर, मुझे याद है जब अकाल पड़ा था भारत में 66 67 में, बारिश नहीं हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी अमेरिका से अनाज मांगने। वो लोग बोले कि भारत के नेता भीख मांगने आए, तो फिर उन्होंने आके कहा कि आप, फिर नहीं, फिर हरी क्रांति आई। हमसे कहा गया था सोमवार को मत खाओ। मुझे याद है 80 सोमवार, 1960, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था, 1966 1967, 80 मंडे, 80 सोमवार। मेरी माँ ने बताया, मैंने कुछ नहीं खाया बिकॉज नेशनल इमरजेंसी थी। माँ तो कहती थी खा ले, माँ मैं नहीं खाऊंगा बिकॉज वी नीड टू कंजर्व द फूड। चलो हो गया जो हो गया। आज जब मैं सितंबर 2025 में आपसे बात कर रहा हूँ, आप इसको गूगल करिए, आप इसको पढ़िएगा इंटरनेट पे। हमारी जो गोडाउन है फूड ग्रेन जहां हम रखते हैं, 8 करोड़ टन अनाज और चावल। 8 करोड़ टन। 800 करोड़ दुनिया की आबादी है। अगर एक दिन में मैं 1 किलो चावल या अनाज खाता हूँ, तो सुनिए इसको बेटा, पूरी दुनिया को मैं भोजन दे सकता हूँ थ्योरेटिकली 25 साल के। फॉर 25 years आई कैन फीड द होल वर्ल्ड। इसका मतलब है कि जो डेवलप्ड कंट्री के पैरामीटर्स होते हैं, बिजली का आप देखिए 100% कवरेज, हर घर में नल, हर नल में जल, 90% कवरेज हम कर चुके हैं, 100 हो जाएगी। कनेक्टिविटी 100%, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए। तो जो कुछ चाहिए एक विकसित देश को, वो भारत में है। अब 2047 का लक्ष्य प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, सारी दुनिया जानती है। मैं जिंदा तब तक नहीं रहूंगा, इसी तो फिर मैं गीत गाता हूँ विकसित भारत के लिए। अरे आजा आजा आजा, झलक दिखला जा, मैं देखूं तो सही कि विकसित देश में जीने का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, सो जेन जी को नौकरी चाहिए। जेन जी बड़ा एम्बिशियस है, पेट में आग जल रही है, फायर इन द बेली, करना है करना है करना है। वेरी गुड, करने दो। और फिर मैं बहुत सी आलोचना भी सुनता हूँ जब मैं बातचीत करता हूँ, जी नौकरियां नहीं। अच्छा बताओ मैं क्या करूं? आपको नौकरी बनानी पड़ेगी, कैसे बनाऊं? मुझे पैसे दो, मैं स्टार्टअप लगाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, यही तो मैं कह रहा हूँ। खुद करिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करिए, स्टार्टअप करिए, ये सरकार तो आपका समर्थन करती है। सो यू नो, वी फ्रॉम ऑल एंगल्स, चाहे आप फॉरेन पॉलिसी देखिए, जो चाणक्य ने भी कहा था, लीडरशिप देखिए, आप इकोनॉमी देखिए, मिलिट्री देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एजुकेशन। 60,000 तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, 34 करोड़ आबादी है अमेरिका की, 34 करोड़ हमारे पास विद्यार्थी हैं, 52% हमारी बेटियां। इन सब पैरामीटर्स को अगर आप लें, तो कोई नहीं बोलेगा कि ये अब भारत का समय नहीं है बेटा। आवर टाइम हैज कम। और इस रीजन में अगर स्टेबिलिटी चाहिए, वो भारत में का। तो चाहे नेता कितनी लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश करते रहें, चाहे उनके लोग प्रोवोक वर्कर्स, नहीं होंगे, पार्टी वर्कर्स। वो सब ठीक है, वो लोग प्रोवोक नहीं होंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम है इलेक्शन का।
इलेक्शन होती है, सरकार आती है, चुन जाती है, सरकार बनाती है, अगली इलेक्शन हार जाते, चले जाते। कभी किसी ने कहा मैं बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ, मैं इलेक्शन रिजल्ट्स को रद्द कर दूं। तो ये चीजें यहाँ पर देखने वाली हैं कि हमारे पास मैच्योरिटी बहुत, और अब तो हमको कोई रोक नहीं सकता। बेटा एक चीज बताओ, हमारा चिन्ह हाथी है ना, एलिफेंट इज अ सिंबल ऑफ इंडिया। हाथी को भगाना बहुत मुश्किल है, पर एक बार भाग पड़े तो रोकना नामुमकिन है। भारत दौड़ रहा बहुत है, डेंजरस होता है। हाथी को रोक नहीं सकता कोई। और इस समय भारत की ताकत पूरी दुनिया समझे। कितने सारे देश तो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, कितने देशों को तो हमने वैक्सीन दी जी फोकर। हम बहुत अच्छे लोग, किसी का दुख नहीं थे। हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सारी दुनिया एक परिवार है। G20 वाले इस तरह से हमें हमारी तरफ देखते हैं, ग्लोबल साउथ कहते हैं आप हमारे लीडर हैं। ये पसंद नहीं है। चीन के साथ मैं भी ये बता देता हूँ, चाइना भी फुदकता है बहुत और बात करता है दोस्ती की भारत के साथ, नॉट अ चांस, उस पर भरोसा नहीं। हाँ, ये है कि हम कमर्शियल बातें करेंगे, टेक्नोलॉजी में उसके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन जहां तक उस पर भरोसा, सवाल नहीं पैदा। उसका डीएनए ये है कि भाई एशिया मेरा है, तू कहां से चट्टान बन के बीच में, गेम ओवर। ये चाइना की तो समस्या है भारत। बिल्कुल सर, और जैसे टू कंपेटिटर्स कैन नॉट बी फ्रेंड्स बिकॉज दे आर इन जंगल में कंपटीशन। दो शेर तो होते नहीं। हमने उनसे कहा है कि एशिया इतना बड़ा है कि हम सब जी सकते हैं इधर, हम सबके लिए जगह है। चीन कहता ना, मैं शहंशाह, बाकी सब मेरे चमचे हैं। मैंने कहा फिर तू भारत को नहीं जानता है। बेटा आज भारत ने, जैसे भगवान श्री हनुमान ने अपनी ताकत याद की थी जब भालू जामवंत ने बताया था हमको कि अपना आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान सब याद कर और जा। और फिर ये भी याद होगा कि भगवान श्री हनुमान जब सीता माँ को संदेश दे दिया था, फिर उस महल से वापस आते वक्त आग लगा दी थी, घर में घुस के मारा था कई हजार साल पहले। तो आज भारत उस स्थिति में है कि भारत को उसका आत्मविश्वास वापस दिला दिया है। एक जामवंत हमारे जीवन में आया है जिसने ये कि उसको मैं आधुनिक जामवंत कहता हूँ, जिसने भारत को याद करा दिया कि ये भारत की ताकत है। ये उसने हमें हमारा आत्मसम्मान दे दिया, आत्मनिर्भरता वापस हमें लौटा दी है। आज हम आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आंख से आंख मिला के बात करते हैं। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों में मैं देख रहा हूँ, टीनेजर्स। हाँ सर मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, वेरी गुड। और फिर ये जो नौकरियां नहीं है, हाँ ये एक समस्या है, बट इट विल बी डेल्ट विद, हल्के हल्के बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती हैं एक विकसित देश होने के लिए, वो हमने पूरी कर दी। आपने कब लास्ट सुना था कि कोई भूख के कारण किसी की मृत्यु हो गई? सरकार तो टूट जाती है। लोग लिखेंगे बहुत सी चीजें, जी यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कोई एक कोई कहीं मैं संबोधित कर रहा था लोगों को, तो एक उठा, मैंने कहा आप क्या करते हैं? जी मैं लोगों के आधार कार्ड बनाने में उनकी मदद करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, वो डायरेक्टली क्यों नहीं करते? ओ जी उनको आता नहीं है। क्यों नहीं आता? ओ जी उनके पास कंप्यूटर नहीं है। मैंने कहा टाइगर, जानते हो भारत में कितने इंटरनेट यूजर्स हैं? 100 करोड़। मेरे घर में जो कभी कभी जो हमारी सहायता करने के लिए जो आती हैं मैडम, बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन स्मार्टफोन का प्रयोग करती है, पेमेंट स्मार्टफोन से करती है। 140 करोड़ की आबादी के लिए 125 स्मार्टफोन। इट्स डिजिटल इकोनॉमी। आपको बताऊं एक फिगर, पिछले साल कैशलेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कैशलेस, कैश के बिना 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ भारत में हुए। चीन में हुए थे 1,700 करोड़, अमेरिका में हुए थे 300 करोड़। कुछ आगे बोलने की जरूरत है मुझे? इट इज डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल एज है और भारत सर्वश्रेष्ठ, सबसे आगे हैं बंदे। बोलो वंदे मातरम, वंदे। वंदे मातरम। बस सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन है, जी और वो बेटा जी। क्वेश्चन है नेपाल से जुड़ा हुआ सर। नेपाल में जो सब डेवलपमेंट्स देखने को मिले सर, मैं क्योंकि बिहार में हूँ, नेपाल बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, तो मैं गई वहां पर, मैंने लोगों से भी बात की। क्या बहुत बोला सारे उन्होंने? नेपाली भारत आते हैं, सस्ता सामान मिलता है हमारे यहाँ। और वो हमेशा ये बोलते हैं, मतलब मैं वहां पर जब नेपालियों से बात कर रही थी, तो दो बातें उन्होंने बोली, मुझे ऐसे लगा कि कई नेताओं को सुनना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि भारत सस्ता है, और दूसरा कहा यहाँ टैक्स बहुत कम है। तो मैं सुन के यकीन नहीं कर पा रही थी कि एक नेपाली मुझे ये बता रहा है कि भारत में टैक्स कम है। भारत में टैक्स कम है, भारत सस्ता है, और इसलिए सर 2-2 घंटा ट्रैवल करके लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए। मैं जोगीबन में गई थी, और इतनी बड़ी संख्या में नेपाली आए हुए थे, क्योंकि 2 दिन बॉर्डर बंद था, जिस तरह से वायलेंस हुआ था नेपाल में उसके बाद।
इतनी बड़ी संख्या में मैंने लोगों को देखा, क्या बुजुर्ग, क्या जवान। और एक और बात जो मैंने नोटिस की, वो बोले कि भारत रास्ता दिखाता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो जब मैं उन्हें सुन रही थी और जो मैं अपने देश का इंटरनल डिस्कशन सुनती हूँ, जिसमें कई लोग क्योंकि मैं ये बात करी तो गोदी मीडिया का टैग एकदम चिपका देंगे। अगर आप एक कॉन्वर्सेशन में रिपोर्ट करें तो उनको इतना डिफरेंस करना नहीं आता, डिफरेंशिएट करना नहीं आता कि ये अदिति त्यागिनी, ये लोग बोल रहे हैं, और इसका बाकायदा वीडियो एविडेंस है। तो दे वुड इंस्टेंटली टैग यू एज गोदी मीडिया। सो आई रियली डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दैम। लेकिन जो कॉन्वर्सेशन, अगर मैं रिपोर्टिंग की बात करूं, जो मैंने इंडिया नेपाल बॉर्डर पर देखा वो ये था, टैक्स कम है, भारत सस्ता है, लोग 2-2 3-3 घंटा ट्रैवल करके आते हैं, सामान यहाँ से खरीद कर लेकर जाते हैं। जब मार्केट बंद हुई वहां पर, तो मुझे भारतीय जो दुकानदार थे उन्होंने कहा कि नेपाली नहीं आए तो बहुत फर्क पड़ा हमारे काम पर। मेन मेन परचेजेस वही लोग हैं। हम्म। यही यही मैं आपको कारगिल का 60% बताता हूँ। ऑलमोस्ट। हाँ, कारगिल का बताता हूँ, जहाँ पे मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ। तो वहां पर लोग जो परिवार एक ही हैं, कुछ उस तरफ हैं, कुछ हमारी तरफ है, पीओके वगैरह में है। तो वो वीजा लेके आते हैं, डायरेक्ट रूट तो बंद है स्टारडूस से कारगिल तक का। वीजा लेके आते हैं, 1 महीने का मिलता है। पहले वो जाएंगे इस्लामाबाद, जाते थे, अब तो बंद कर दिया, इस्लामाबाद, फिर दिल्ली जाते थे, फिर दिल्ली से कारगिल। और कई बार जब मैं वहां होता था, मुझसे मिलने आते थे कि साहब हमारा वीजा एक्सपायर हो रहा है, क्या ये एक्सटेंड हो सकता है? मैंने कहा मैं तो कर नहीं सकता, लेकिन आप क्यों रहना चाहते हैं उधर? साहब यहाँ बहुत कुछ है, सब कुछ है ये। मैंने कहा आपकी तरफ भी तो सब कुछ होगा। कहते नहीं साहब, जो चीजें यहाँ मिलती हैं वो वहां नहीं मिलती। कारगिल की बात करें, वहां तो शॉपिंग मॉल्स है। तो ये तो हम लोग तो हैरान हो जाते हैं कीमतें देखकर, वहां कितना देते हैं, यहाँ कितना सस्ता मिल रहा है। तो हम तो यहीं बचना चाहते हैं। मैंने कहा देखिए आप बड़ी डेंजरस बातें कर रहे हैं मेरे साथ, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड वी आर, हम लोग तो बहुत अफोर्डेबल मार्केट है, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं भारत में। लोग आ रहे हैं। अब आईफोन की लेटेस्ट फिगर्स क्या है? आई थिंक मोस्ट ऑफ देम जो नए वाले मॉडल्स आ रहे हैं वो भारत में बनेंगे, क्योंकि सस्ते बनते हैं। हमारे लोग बड़े होशियार हैं, हमारे यंग पीपल में ये आग है उनमें कि करना। सो एप्पल ने ये दुनिया को बता दिया है कि टाइगर, अगर कहीं पूंजी निवेश करना है, मेरा उदाहरण देखो, भारत जाओ। वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। So let me just put it to you like this, that we are an example, we are a leader. हम किसी से कहते नहीं है कि हम नेता हैं, वो खुद ही हमसे कहते हैं कि सर हम भारत को फॉलो करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये है कहानी भारत की। और आज मुझे भी गर्व है, आपको भी है, सारी दुनिया को है, जो भारत का अच्छा चाहते हैं, जो समझते हैं कि भारत जिस तरह से हमेशा दुनिया का मार्गदर्शन करता रहा, फिर करेगा। बेटा एक चीज भारत के बारे में, ये तो आप जानती हैं, योगा कितना पॉपुलर है आजकल, आयुर्वेदा चल रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, बहुत से लोग टूरिस्ट आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आते हैं। एक चीज है कि भारत किसी के आगे झुकता नहीं है। अगर अकेले जाना है, भारत अकेला जाएगा और दुनिया को बदल देगा। अपने इतिहास में भारत ने कई बार किया। वील वॉक अलोन बट वील चेंज द वर्ल्ड एनीवे। ये भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। और देखिए, लास्ट टाइम आपने मुझसे शिकायत की थी कि मैं जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ आपसे बात। इस बार आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं जल्द से जल्द आपका ये इंटरेक्शन लेकर आऊं। थैंक यू सो मच। जितनी बार और जितनी आप, बार आप जितनी बार बुलाएंगी मैं आऊंगा। आपको तो मना नहीं कर सकता ना, बेटी हैं आप, तो बेटी को मना नहीं थैंक यू करते, सर, भगवान को यू मना हैव बीन करते हैं। वेरी थैंक काइंड यू, टू मी। थैंक थैंक यू यू बेटा, सर, गॉड नमस्कार, ब्लेस। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, जय जय भारत, जय हिंद।